नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का गवर्नेंस से संबंधित। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एमएसएमईज से संबंधित। और लास्ट में इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया को नई स्किलिंग स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गवर्नेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इवोल्व हुई, पब्लिक को गवर्न करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी इवोल्व होते गए। आप एग्जांपल देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन क्या आज से 400 साल पहले हुआ करता था? बिल्कुल नहीं। क्या यूएन, डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थाएं आज से 100 साल पहले हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इवोल्व हुई तो ये इंस्टीट्यूशंस बनते गए ताकि ह्यूमन सोसाइटीज को इनेबल किया जा सके अपने नागरिकों के लिए बेहतर आउटकम प्रोड्यूस करने के लिए। आप बताइए, यूएन का निर्माण क्यों हुआ था? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा तबाही मची थी, तो विभिन्न देशों के लीडर्स के द्वारा सोचा गया था इस प्रकार की कोई संस्था तो जरूर होनी चाहिए जो पीस इस्टेब्लिश करने का काम करे। तो आवश्यकता महसूस हुई थी यूएन जैसी संस्था को इस्टेब्लिश करने की। बट आज देखो, जो क्राइसिस हैं कोविड-19 के, ये सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं है, बहुत सारे क्राइसिस एक साथ आ गए हैं। हेल्थ क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, गवर्नेंस क्राइसिस, लॉजिस्टिक क्राइसिस, फाइनेंस क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस एक साथ आज के समय में इमर्ज होके आए हैं। तो ये सारे जो गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं देश में विदेश में, इनके आर्किटेक्चरल डिजाइन में कमी है। वैसे देखो, इन इंस्टीट्यूशंस को एज ए मशीन डेवलप किया गया है और उम्मीद ये की जाती है ये इंस्टीट्यूशंस मशीन की एफिशिएंसी की तरह काम करेंगे। बट देखो, जिस इन्वायरमेंट में ये मशीन्स काम कर रही हैं या फिर सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं वो ऑर्गेनिक है, जिसमें ह्यूमन सोसाइटी रहती है, ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये सब नहीं सोचा गया इन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते वक्त। अब देखो, डब्ल्यूएचओ को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन के तौर पे डेवलप किया गया था, लेकिन तब ये थोड़ी ना सोचा गया था कि आपस में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो जाएगी और एक देश, इस केस में चाइना, जिसने ज़्यादा फंडिंग की हो डब्ल्यूएचओ को या फिर डब्ल्यूएचओ के हेड को जिताने में चाइना ने मदद की हो, वो चाइना की गलतियों को इस प्रकार से इग्नोर कर देगा। ये सब चीज़ें नहीं सोची गई थी ना। इसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। खैर, आर्टिकल का फोकस ये सिर्फ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये तो सिर्फ एक मैंने आपको एग्जांपल दिया। राइटर यहां पर ये कहना चाहते हैं, देखो, प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल होती है और बड़े लेवल पर, सबसे हायर लेवल पे अगर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स आके भी पॉलिसी बनाएंगे तो भी अच्छी पॉलिसी नहीं बनेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एग्जांपल दिया जाता है। देखो, ये सारे जो गोल्स हैं ना, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप सोसाइटी से संबंधित गोल्स को अलग से एड्रेस करने की कोशिश करोगे, इकोनॉमी से संबंधित गोल्स को अलग से एड्रेस करने की कोशिश करोगे, तो इससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम बल्कि और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगी, क्योंकि एक डायमेंशन का सॉल्यूशन दूसरी डायमेंशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे आप रोजगार के साधन उपलब्ध करने की कोशिश करोगे, मतलब आप गरीबी खत्म करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। तो विभिन्न गोल्स में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता होती है। और यह सोचा जाए अगर कि बड़ी बड़ी संस्थाएं, फॉर एग्जांपल यूएन, हायर लेवल पे यहां पर विभिन्न फील्ड्स के एक्सपर्ट आए और वो मिल के पॉलिसी बनाएं और वो पॉलिसीज पूरे वर्ल्ड में काम करेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो, लोकल कंडीशंस हर जगह अलग अलग होती हैं। केरला में कंडीशंस अलग हैं, लद्दाख में कंडीशंस अलग हैं, यूएसए के एक स्टेट में कंडीशंस अलग हैं, जापान के टोक्यो में कंडीशंस अलग हैं। तो हायर लेवल पे अगर विभिन्न एक्सपर्ट्स आके पॉलिसी बना भी दें तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, देखो, लोकल एंटरप्राइजेस। गांधी जी और उनके इकोनॉमिक एडवाइजर जे.सी. कुमारप्पा और दूसरे लोगों ने कहा था कि आप लोकल एंटरप्राइजेस को प्रमोट कीजिए। लोकल एंटरप्राइज का मतलब देखो, सिर्फ बिजनेस से नहीं है। लोकल लेवल पे आप कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करते हो
और लोकल सिविल सोसाइटी उसे इस्टेब्लिश करती है। ये भी एक एग्जाम्पल है लोकल एंटरप्राइज का। इवन देखो E.F. शुमाकर, इन्होंने 1970s में एक बुक लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इनकी बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, विभिन्न देशों को एनकरेज किया था इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। ये अपनी बुक में लिखते हैं कि कैपिटलिस्ट रेजिम हो या फिर कम्युनिस्ट रेजिम हो, इन देशों में जिन इकोनॉमिक थ्योरीज के आधार पर जो पब्लिक पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो इकोनॉमिक थ्योरीज गलत हैं। उन्होंने एक नई इकोनॉमिक्स को प्रपोज किया था जो आधारित हो लोकल एंटरप्राइज पर। मतलब इनके आइडियाज भी गांधी जी के आइडियाज से मिलते जुलते हैं। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सरकार इतनी सारी स्कीम्स चलाती है गरीबी को खत्म करने के लिए, लोगों की वेलफेयर को सुनिश्चित करने के लिए, तो आखिरकार गरीबी क्यों नहीं खत्म होती? एक रीजन तो 100% आपके माइंड में आया होगा, करप्शन। बट देखो इसके पीछे सिर्फ करप्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं ना कहीं गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। स्कीम्स का जो लाभ है वो जनता तक नहीं पहुंच पाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आजादी से पहले बताइए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या हुआ करता था? नाम में ही कलेक्टर है, मतलब रेवेन्यू को कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बट जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमने वेलफेयर मॉडल को चुना, मतलब सरकार जनता की वेलफेयर के लिए काम करने लगी। धीरे धीरे सरकार काफ़ी सारी स्कीम्स चलाने लगी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम था उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना। देखो शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे स्कीम्स की जो संख्या थी वो बढ़ती गई। आज के समय में देखो 300 से ज़्यादा स्कीम्स चलती हैं और ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए हर एक मिनिस्ट्री जिसकी स्कीम है, हर एक डिपार्टमेंट जिसकी स्कीम है, वो इंप्लीमेंट करने के लिए लोकल लेवल पे एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना या फिर इन सब स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। स्कीम्स देखो इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को कई बार ये भी नहीं पता होता कि ये स्कीम्स हमारे लिए हैं, मतलब हम बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के। और देखो अपर लेवल पे बैठकर एक्सपर्ट्स के द्वारा स्कीम बना दी जाती है। काफ़ी बार ग्राउंड लेवल से जो फीडबैक आता है उसे कंसीडर नहीं किया जाता। और देखो स्कीम जब इंप्लीमेंट होती है ना, वो वन टाइम टास्क नहीं होता। एक बार आपने स्कीम इंप्लीमेंट की, आप ग्राउंड लेवल पर नज़र रखो कि स्कीम कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, ताकि जल्दी से उन कमियों को एड्रेस किया जा सके। होता क्या है हमारे देश में, स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है बस एक बार सोच के, यही नहीं देखा जाता कि कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, इंप्लीमेंटेशन कितनी वीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंप्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। ऐसा करने में काफ़ी बार सालों साल लग जाते हैं। अदरवाइज देखो मान लीजिए ये सिस्टम है, ये इसकी आउटपुट है, आउटपुट से फीडबैक आए और वो फिर से इनपुट में जाए, ऐसे सिस्टम काम करना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब होगा? ऐसा देखो तब होगा जब आप लोकल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करोगे, उनको पावर दोगे कि वो अपने हिसाब से लोकल कंडीशंस को देखते हुए, लोकल जो कमियां हैं उनको देखते हुए स्कीम को रेक्टिफाई कर सकें और उसे बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें। एग्जाम्पल दिया जाता है कोविड-19 की महामारी का। अभी देखो वियतनाम, ताइवान, केरला, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोकल इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं। इसी वजह से ये देश या फिर स्टेट्स ज़्यादा बेहतर ढंग से कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन कर पाए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिस में एक डोमिनेंट थ्योरी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द गवर्नमेंट, फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। ऐसा नहीं है कि सारी सरकारें काम नहीं करती जनता के लिए। कुछ सरकारें देखो सर्टेनली काम करती हैं जनता के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके बैंक खातों में पैसा डालती हैं, टॉयलेट्स बनवाती हैं, बट ये इनफ नहीं है। विभिन्न सरकारों को कोशिश ये करना चाहिए कि लोगों को इनेबल किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, वो खुद से अपने आप को गवर्न कर सके लोकल लेवल पर। मतलब जैसा हमारे संविधान में कहा गया है, 73rd और 74th अमेंडमेंट आया था कि लोगों को मौका दिया जाए वो खुद से अपने आप को गवर्न करें। बट लोकल पंचायती इंस्टीट्यूशंस को, म्यूनसिपैलिटीज़ को कहाँ पावर दी गई है? कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। तो इस प्रकार से लोग अपने आप को गवर्न नहीं कर पाते लोकल लेवल से, और इसीलिए
ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस आज हम फेस कर रहे हैं कोविड-19 के दौरान, इनको एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है। लास्ट में एक ही बात राइटर बोलते हैं, देखो 21वीं शताब्दी के ये जो ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस या फिर इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं ना, इनको एड्रेस करने के लिए वही स्लोगन इंप्लीमेंट करना जरूरी है जो डोमिनेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ समय पहले सरकार ने 3 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था एमएसएमईज की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ रिफॉर्म्स भी अनाउंस किए थे, फॉर एग्जांपल एमएसएमई की डेफिनेशन में बदलाव। अब देखो काफ़ी दिन हो चुके हैं इन रिफॉर्म्स को आए और सरकार ने जब ये पैकेज अनाउंस किया था, क्वेश्चन ये उठता है क्या इस 3 लाख करोड़ के पैकेज का इम्पैक्ट एमएसएमईज पर पड़ रहा है? क्या उनकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है? क्या एमएसएमईज लाभ उठा पा रही हैं इस पैकेज का? देखो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस सर्वे में पाया गया 78% जो एमएसएमईज हैं वो सेटिस्फाई नहीं हैं इस पैकेज की इंप्लीमेंटेशन से। एमएसएमई सेक्टर की 85% फर्म्स ऐसी हैं जिनका मानना है इस पैकेज का हमें कोई लाभ नहीं होगा, जिसके देखो काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है, फ्रेश बोरोअर्स के लिए सरकार ने इस पैकेज को अनाउंस नहीं किया। मतलब इस पैकेज में सबसे मेन जो प्रोविज़न ये किया गया है कि एमएसएमईज को आसानी से क्रेडिट मिले बैंकों से। बट देखो ज़्यादातर जो क्रेडिट अवेल किया जा रहा है फिलहाल वो मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा किया जा रहा है, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के द्वारा कम किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं। इसके अलावा ऑलरेडी जिनका 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग का लोन था या फिर 100 करोड़ का टर्नओवर है, वो फर्म्स इस क्रेडिट का लाभ उठा सकती हैं। फ्रेश बोरोअर्स के लिए लोन को अवेल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ना सिर्फ बैंक रिलेक्टेंट है बल्कि अगर सैंक्शन कर भी दिया जाता है तो उसे डिसबर्स नहीं किया जाता। मतलब कागजों में तो दिखा दिया जाता है कि हमने लोन सैंक्शन कर दिया, लेकिन उसे डिसबर्स या तो पूरी तरह से किया नहीं जाता या फिर कम अमाउंट में किया जाता है। और ये सिचुएशन देखो तब है जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड का भी प्रोविजन किया है। मतलब बैंक अगर एमएसएमईज को लोन देते हैं, वो लोन वापस नहीं आता है तो बैंकों को उनका पैसा जरूर मिलेगा क्रेडिट गारंटी फंड से, लेकिन फिर भी बैंक जो हैं वो रिलेक्टेंट हैं एमएसएमईज को पैसा देने में, और या फिर वो सिर्फ बड़ी फर्म्स को पैसा दे रहे हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा दे रहे हैं, छोटी फर्म्स को पैसा नहीं दे रहे हैं। इसके बाद देखो 4 सजेशंस दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। पहला सजेशन, सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि फ्रेश बोरोअर्स को भी, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी लोन नहीं ले रखा है लेकिन जो अब लोन लेना चाहते हैं, उनको भी आसानी से लोन मिले। इसके लिए देखो एक चीज़ ये की जा सकती है, 3 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ जो हैं वो रिजर्व कर देनी चाहिए फर्स्ट टाइम एमएसएमई बोरोअर्स के लिए, ताकि वो एमएसएमईज जो पहली बार लोन लेना चाहते हैं वो लोन ले सकें। उसके बाद दूसरा सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो एमएसएमईज में 99% जो फर्म्स हैं वो तो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे ज़्यादा फर्म्स हैं स्मॉल एंटरप्राइजेज और सबसे कम फर्म्स हैं मीडियम एंटरप्राइजेज। बट सबसे ज़्यादा लोन जो अवेल है वो किया जा रहा है मीडियम एंटरप्राइजेज के द्वारा। एक काम ये किया जा सकता है, कुछ जो परसेंटेज ऑफ लोन है वो रिजर्व किया जा सकता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि ये फर्म्स बिल्कुल क्राउड आउट ना हो जाए। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, बैंक बड़ी फर्म्स को ज़्यादा लोन देते हैं, छोटी फर्म्स को लोन देते वक्त वो कतराते हैं, उनको लगता है हमारा लोन डूब जाएगा। तीसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, देखो ट्रांसमिशन स्लो नहीं होना चाहिए। अभी बैंकों के ऊपर प्रेशर है स्कीम को सफल दिखाने के लिए, लोन डिस्बर्स तो कर दिया लोन सैंक्शन तो कर दिया जाता है, लेकिन उसे वास्तव में डिस्बर्स नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसमिशन फास्ट होना चाहिए।
ताकि जितना लोन सैंक्शन हुआ है उतना डिस्पर्स भी किया जा सके। सबसे लास्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, स्कीम, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेंट प्रोसेस, बेनिफिट, इन सबको आसान तरीके से बेनिफिशरीज को कन्वे करने की आवश्यकता है। वैसे इस पर्पज़ के लिए एक पोर्टल है चैंपियन पोर्टल, लेकिन इस पर आसानी से सारी इंफॉर्मेशन एमएसएमईज को नहीं मिलती। इस पोर्टल में थोड़ा सा सुधार लाने की आवश्यकता है। एफएक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि बेनिफिशरीज को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, और इन्फॉर्मेशन देखो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो ये 4 सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सरकार ने जो स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया है उसका लाभ पहुंचे एमएसएमईज को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 के एम्प्लॉयमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है, आपको पता है, डिमांड कम हुई है। इस वजह से बहुत सारी कंपनीज नई हायरिंग नहीं कर रही हैं। कई कंपनीज ऑलरेडी जो एम्प्लॉय काम करते हैं उन्हें छुट्टी करनी पड़ रही है, सैलरीज डिडक्ट करनी पड़ रही हैं। देखो, इस सिचुएशन से अगर हमें निकलना है तो हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी होगी। हमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, इनोवेटिव वेज पे हमें फोकस करना होगा अगर हमें इनफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। जैसे देखो, सबसे पहला एग्जांपल राइटर के द्वारा दिया जाता है। देखो, अभी कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। काफ़ी जगहों पर देखने को मिल रहा है इनफ फ्रंटलाइन वर्कर्स मौजूद नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी महीने की शुरुआत में मेडिकल इंस्टीट्यूशन को संबोधित करते हुए कहा था, फ्रंटलाइन वर्कर्स सोल्जर्स की तरह हैं बट वो यूनिफॉर्म में नहीं हैं। कौन कौन आता है फ्रंटलाइन वर्कर्स में? हेल्थ वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स। लेकिन देखो, इसके अलावा भी और बहुत से लोग आते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स में, जैसे नर्सिस, फार्मासिस्ट, लैब वॉलंटियर्स, नेशनल सर्विस स्कीम में वॉलंटियर्स, नेशनल कैडेट कोर्प्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, होम गार्ड्स, फायरमैन। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग आते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स में। देखो, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स 2 कैटेगरी में आते हैं, एक क्योर करने वाले, इलाज करने वाले, और दूसरा केयर करने वाले। देखो, क्योर करने वाले जो लोग हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स, वो तो लिमिटेड हैं और हम इस संदर्भ में कोई जुगाड़ भी नहीं कर सकते, मतलब सेहत से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। लेकिन केयर प्रोवाइड करने वाले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी संख्या को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? देखो, इस महामारी के कारण सर्विस सेक्टर पर काफ़ी नुकसान पहुंचा है, खास करके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर। जैसे होटल्स में काम करने वाले लोग हैं या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि होटल्स अभी या तो काम नहीं कर पा रहे हैं या अपनी पूरी कम कैपेसिटी पे काम कर पा रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से ठप है। इवन बिजनेसेस भी ठप है, लोग अवॉइड कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। लेकिन देखो, ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देके, इनको थोड़ी सी स्किल प्रोवाइड करके इनको डिप्लॉय किया जा सकता है एज ए फ्रंटलाइन वर्कर। जैसे हॉस्पिटल्स में वो एरियाज जो डायरेक्टली क्योर प्रोवाइड नहीं करते लेकिन केयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कस्टमर से इंटरफेस होता है लेकिन मेडिकल टर्म्स में नहीं होता है, तो वहां पर इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को डिप्लॉय किया जा सकता है। ये एक एग्जांपल है कैसे हमें इनोवेटिव ढंग से सोचना होगा। और देखो, और एग्जांपल दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। देखो, अब होगा क्या, कम लोग घर से बाहर निकलेंगे तो फैशन में भी बदलाव आएगा। लोग फॉर्मल शूज़ या फिर फॉर्मल कपड़े कम खरीदेंगे। जो कैजुअल क्लोथ्स या फिर कैजुअल शूज़, फुटवेयर हैं, इनकी बिक्री ज़्यादा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज ऑनलाइन जाएंगी, वर्चुअल ऑपरेशंस चलाएंगी, इसलिए लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है। फूड डिलीवरी, फिनटेक प्लेटफॉर्म, बीपीओ, कस्टमर सर्विसेज, इन सेक्टर्स में लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है। अब बहुत से लोगों की जिनकी जॉब गई हैं उनको ये सारी स्किल्स प्रोवाइड की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा अलग ढंग से सोचना होगा। पहले जो स्किल प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स थे उन पर नए कोर्सेज अपडेट करने होंगे और इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से करने होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्किल डेवलप हो इन नए नए क्षेत्रों में और वो नए नए क्षेत्रों में जॉब हासिल कर सकें।
इसके लिए देखो एक पोर्टल भी बनाया जा सकता है अलग से, जहाँ पे सारा डेटाबेस हो वर्कर्स की स्किल से संबंधित, ताकि वर्कर्स की स्किल की मैचिंग हो सके इंडस्ट्री को जिस प्रकार से स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता है। देखो ऐसा पोर्टल एक बनाया भी गया है असीम। हमने कल प्रीलिम बूस्टर की डिस्कशन में इस पोर्टल के बारे में डिस्कस भी किया था। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, अगर देखो इस स्किलिंग स्ट्रेटेजी के साथ सरकार काम करती है कि वर्कर्स की स्किल्स का डेटाबेस एक जगह पे रखा जाए और नई नई जिन स्किल्स की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करने के लिए बढ़िया प्रोविजंस किए जाएं, तो फिर देखो बेरोजगारी कम आएगी। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी तो देखो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम कर सकेंगी मार्केट की डिमांड को देखते हुए। तो ये सजेशन राइटर के द्वारा दिया जाता है, नई स्किलिंग स्ट्रेटेजी की हमें आवश्यकता है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज पे फोकस किया। सबसे पहले गवर्नेंस संबंधित इंस्टीट्यूशंस के बारे में, दूसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया एमएसएमईज के बारे में, और तीसरा स्किलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।